Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we analyze important newspaper articles of 22nd November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about emission gap report. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है हर साल। और इमिशन गैप रिपोर्ट जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इसका मेन पर्पस है इस चीज को इवैल्यूएट करना कि जो हमारा टारगेट इमिशन होना चाहिए इन ऑर्डर टू मीट द गोल्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील which was decided in conference of party number 21 of United Nations Framework Convention of Climate Change in 2015। उसके लिए जो हमारा इमिशन होना चाहिए, इस आइडिया को तो हमने कई दफा डिस्कस किया है। एपीएससी यूपीएससी दोनों ने प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछा है। कुछ दिनों पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। वहां मैंने आपको बताया कि पेरिस क्लाइमेट डील वाज अ मॉन्यूमेंटल और वाटरशेड मूवमेंट in the direction of world countries efforts to curb climate change and global warming। तो वहां पे टारगेट रखा गया था कि हमें धीरे धीरे इमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस को कट डाउन करना होगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कि बाय द ईयर 2100 जो ग्लोबल वार्मिंग है दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस विथ रेस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमारा मतलब है मोटा मोटा 1870 के आसपास। तो 1870 के आसपास जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था उसके तुलना में बाय द ईयर 2100 ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण भी मैक्सिमम जो टेम्परेचर राइज होना चाहिए वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। दैट इज द टारगेट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। अभी इमिशन गैप रिपोर्ट तब से यूएनईपी पब्लिश करता है जिसका मेन गोल होता है कि ये इंश्योर करे या ये देखे कि जितना परमिटेड लेवल ऑफ इमिशन होना चाहिए इन ऑर्डर टू मीट पेरिस क्लाइमेट डील, कि भाई इतना ही इमिशन अलग 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 देश मिल करके कर सकते हैं अगर हमें पेरिस क्लाइमेट डील के टारगेट को मीट करना है। तो जितना परमिटेड लेवल ऑफ इमिशन होना चाहिए और जितना एक्चुअल इमिशन हो रहा है उसके बीच में कितना गैप है, राइट। तो इसीलिए इस एमिशन गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है बाय यूएनईपी सिंस पेरिस क्लाइमेट डील वाज अग्रीड। इस रिपोर्ट को ब्रिज गैप रिपोर्ट भी कहते हैं कि एग्जैक्टली हमें कितना इमिशन करना चाहिए इन ऑर्डर टू मीट द पेरिस टारगेट और हम कितना कर रहे हैं उसके बीच में कितना गैप है, राइट। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको फाइनलाइज किया गया था आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन आप कह सकते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। उसके बाद ही कई सारे मॉन्यूमेंटल डिसीजंस लिए गए भारत के अंदर, खासकर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया दैट वाज ब्रॉट बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वंस इंदिरा गांधी एज प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। then she realized ki how environment degradation is happening, and then after returning to India she brought one of the important act in order to conserve wildlife and nature, that is wildlife protection act। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेड क्वार्टर है इन नैरोबी केनिया। हेड क्वार्टर याद रखिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि पिछले बार एपीएससी ने प्रीलिम्स में कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेड क्वार्टर्स पूछे हैं। तो मुद्दा यह है कि इमिशन गैप रिपोर्ट हर साल पब्लिश होता है, उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। 14th emission gap report was recently released। This emission gap report has talked about many things, but अगर आप मोटा मोटा देखें emission gap report 2023 का, तो वो यही कह रहा है कि the temperatures have hit new high and world has failed to meet out emission targets। तो जो emission target होने चाहिए उसको हम मीट करने में नाकामयाब रह रहे हैं। तो गैप इज वेरी वेरी हाई। जो पेरिस क्लाइमेट डील के टारगेट्स को मीट करने के लिए इमिशन होना चाहिए, जो एक्चुअल इमिशन हो रहा है उसमें काफी ज्यादा गैप है। एंड दैट इज व्हाई द रिपोर्ट सेज कि अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला टारगेट मीट करना है पेरिस एग्रीमेंट का, उसकी पॉसिबिलिटी अब हार्डली 14% बची है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिस रेट से, तो अब इस टारगेट को मीट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है।
even if all world countries fulfill their nationally determined contribution, then also the global warming will happen up to 2.5 degrees Celsius by year 2100 with respect to pre-industrial era. तो टारगेट मीट कर पाना इज नाउ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, येट इफ द वर्ल्ड कंट्रीज स्टार्ट डूइंग कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल रादर देन जस्ट गोइंग फॉर नेट जीरो, कि हम जितना इमिशन कर रहे हैं उतना ही हम फॉरेस्ट लगाएं ताकि नेचुरल तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कर्व किया जा सके, तो जितना हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं उतने ही फॉरेस्ट लगाएं, जिससे एक तरीके का कार्बन सिंक क्रिएट हो। फॉरेस्ट्स आर नोन एज कार्बन सिंक बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से नेट जीरो इमिशन अचीव किया जा सकता है। जितना आप इमिशन कर रहे हैं उतना ही आप कार्बन सिंक क्रिएट कर दें और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को आप एब्जॉर्ब करें। बट ये रिपोर्ट कहता है कि सिर्फ नेट जीरो से काम नहीं चलेगा, वर्ल्ड कंट्रीज को मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल भी करना होगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर और उसको कैप्चर करके अंडरग्राउंड स्टोर करना होगा, तभी जाकर के कुछ हद तक इमिशन गैप को प्लग किया जा सकता है। तो कुछ डेटा हैं, अगर आप याद रखेंगे तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन राइटिंग गुड आंसर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात है, चलिए मैं कल फिर अनाउंस कर दूंगा, जिन स्टूडेंट्स का अनफॉर्चुनेटली इस बार मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया एपीएससी मेंस में, उनके लिए हमने एक सेशन रखा है फ्राइडे को। हमारे स्टूडेंट्स खासकर जो हमसे जुड़े थे, जिन्होंने हमारे साथ मेंस की तैयारी की, फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फ्राइडे को एक सेशन है। आप चाहें तो क्लास में ही आ सकते हैं टाइम स्क्वायर बिल्डिंग में, गुवाहाटी सेंटर में हमारा, और नहीं तो यूट्यूब पे भी लाइव जाएगा वो सेशन, क्योंकि अब तो पोर्टल पे तो आपकी क्लासेस खत्म हो गई है ना, तो यूट्यूब के थ्रू ही हम कनेक्ट करेंगे। देयर वी विल सी कि हाउ वी कैन इम्प्रूव इन नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन। अगेन आइडिया रिमेन्स सेम कि आंसर राइटिंग करके अच्छे आंसर्स लिखने, और अच्छे आंसर्स वही होते हैं जिसमें अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट होता है और उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट डेटा सब्सटैंशिएटिंग फैक्ट होता है। तो फैक्ट्स और डेटा रटना बहुत जरूरी होता है और उसको अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट डेटा मैं एक बार क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बता रहा हूँ, इनको रट लेंगे तो इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल इफ वी राइट एनी आंसर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग पे तो प्रश्न आते ही रहते हैं। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का इमिशन गैप रिपोर्ट देखें 2022 का, पिछले साल का, और उसके बेसिस पे एक ट्रेंड देखें, तो हमें पता चलेगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो अभी भी बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय 2023 इट विल पीक। देखिए धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ ही रहा है। दिस इज ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन ओवरऑल बिलियन टन्स, and by 2023 it will peak and then it will start declining. So emissions are still rising, and by 2030 the emissions must be 43% below 2019, which does not seem to be happening if we have to attain the Paris target. The current state is that its emissions are still rising, and by 2030 the emissions are likely to be just 2% below 2019. तो 2019 में 56 बिलियन टन्स है, और 2030 तक अगर करंट इमिशन हम लोग करते रहे, करंट रेट से इमिशन करते रहे, तो हमारा इमिशन जो है 2% से ज़्यादा कम नहीं होगा। ये तो है कि अगर हमें टारगेट को मीट करना है तो कैसे कैसे हमें कट डाउन करना होगा, विच सीम्स टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 43% कम कर पाना सीम्स टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एडेप्टेशन के लिए हर साल 215 बिलियन डॉलर का फंड चाहिए, जबकि रियल सेंस में फ्लो हो रहा है सिर्फ 21 बिलियन डॉलर। लॉस एंड डैमेज, लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था 6 नवंबर 2023, इसी साल के 6 नवंबर के 2023 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कि दोज कंट्रीज हु आर अंडर अक्यूट थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, उनके लिए 100 बिलियन डॉलर का फंड अनाउंस किया गया है। बट अभी तक उससे रिलेटेड कोई भी मनी फ्लो स्टार्ट हुआ नहीं है। तो ऑल सच थिंग्स have, if we mug up, you see, पेरिस क्लाइमेट डील के लिए टारगेट रखा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टारगेट टेम्परेचर राइज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय 2100। बट द फैक्ट इज कि अभी ही ये टारगेट, ये जो
ग्लोबल वार्मिंग का जो लिमिट है 1.5 डिग्री सेल्सियस विद रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, वो अभी ही ब्रीच हो चुका है। 2023 में हम खड़े हैं और 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। सो मुद्दा ये है कि इन मेनी प्लेसेस सच डिस्कशंस आर बीइंग डन कि नाउ अचीविंग द टारगेट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील or maybe reversing climate change is appearing to be an impossible target। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे हिंट्स भी दे रखा है मैंने, आप इसको पढ़ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज द बोर्ड वर्क, प्लीज मग अप द इंपॉर्टेंट डेटा, इट विल बी हेल्पफुल इन राइटिंग अ गुड आंसर। The next article is about tantalum metal. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। करंट न्यूज ये है कि एक यूनिक तरीके का रेयर मेटल ढूंढ निकाला है आईआईटी रोपर के रिसर्चर्स ने इन पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया। पंजाब का जो सतलज बेसिन वाला एरिया है, सतलज रिवर के बेसिन वाला एरिया है, वहां पे एक स्पेशल तरीके का मेटल टैंटलम ढूंढ निकाला है आईआईटी रोपर के रिसर्चर्स ने। टैंटलम की अगर बात की जाए, एटॉमिक नंबर इसका 73 है, बट एटॉमिक नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट हैज बीन इन यूज तो फॉर पीटी पर्पस यू शुड मग इट अप। इट्स अ रेयर मेटल, very rarely found, and it is very useful for electronics and semiconductor industry। क्यों यूजफुल है? क्योंकि इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है। कोरोजन नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में कोई भी मेटल कोरोड होने लगता है, लेकिन ये जल्दी कोरोड नहीं होता, ये मेटल इट डज नॉट कोरोड। तो बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस लेयर होल्ड्स अप इवन इन अ वेरी एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ये जल्दी कोरोड होता नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल है, यानी कि इसको इसके अंदर डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसको आराम से स्ट्रेच करके वायर बनाया जा सकता है। इट डज नॉट ब्रेक डाउन। इसकी केमिकल जो स्ट्रेंथनिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। दैट मीन्स इट कैन विथस्टैंड एनी केमिकल with a greater durability except hydrofluoric acid, it is vulnerable to hydrofluoric acid। ये मिला है तो मतलब एक यूनिक तरीके का रेयर मेटल मिला है टैंटलम, जो नॉर्मली काफी रेयर माना जाता है, इंपॉर्टेंट है फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इस रीजन में मिलने के पीछे कारण अभी तक तो क्लियर नहीं है, बट रिसर्चर्स आर सेइंग कि मोस्टली बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट इन दिस रीजन। आपको पता है दिस हिमालयन रीजन इज द जोन ऑफ सी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। उसके कारण शायद से रिसर्चर्स का मानना है कि दिस रेयर अर्थ मेटल हैज टैंटलम हैज बीन फाउंड। टैंटलम की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका काफी अच्छा इस्तेमाल है, क्योंकि इसकी मदद से कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं। कैपेसिटर्स आर दोज दैट कैन होल्ड चार्ज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड टैंटलम्स डू मेक गुड कैपेसिटर्स। दैट इज वाई टैंटलम इज यूजफुल फॉर मेकिंग स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा। इसका केमिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, इसीलिए इट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियर प्लांट, केमिकल प्लांट्स, एरोस्पेस, मिसाइल सिस्टम्स बनाने में टैंटलम का इस्तेमाल हो सकता है। मेडिकल इक्विपमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, फॉर मेकिंग सर्जिकल टूल्स या आर्टिफिशियल जॉइंट्स, इन सब में भी टैंटलम का इस्तेमाल होता है। सिंस इट इज़ वेरी हार्ड, तो आफ्टर मिक्सिंग इट विथ ग्राफाइट, टैंटलम कार्बाइड can become very hard, or in fact hardest material used for cutting tools, used for making cutting tools। तो ये सब फायदे हैं टैंटलम्स के। और टैंटलम की अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखी जाए, वह हिस्ट्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन 1802, बट अर्लियर इट वाज कंफ्यूज्ड एज नायोबियम विच इज अनदर सिमिलर एलिमेंट, बट बाद में पता किया गया कि नो, नायोबियम इज डिफरेंट फ्रॉम टैंटलम। दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स और मेटल। टैंटलम नाम के पीछे ग्रीक माइथोलॉजी का फैक्टर है, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर टैंटलस है। टैंटलस समहाउ स्टे अवे फ्रॉम वाटर, और मैंने आपको बताया कि टैंटलम मेटल में भी जल्दी कोरोजन होता नहीं है। सो दैट इज वाई टैंटलस विच हु दिस ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर वुड स्टे अवे फ्रॉम वाटर, उससे रिलेट करके इस मेटल का नाम रखा गया टैंटलम, बिकॉज इट ऑल्सो जनरली डज नॉट कोरोड। It has ability to protect itself from corrosion happening due to moisture or water। This is the board work that you must write on your notebook in order to revise the topic।
for revision purpose. The next article is gene therapy for sickle cell anemia. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो इस साल में कम से कम 2 या 3 बार हम लोग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी तो डिस्कस कर चुके हैं. क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी. जो हमारे डीएनए होते हैं मेड अप ऑफ डबल हेलिकल जीन स्ट्रैंड्स, इनको अगर एडिट करना है, मतलब इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अंदर एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर प्रोटीन. इसका नाम है CAS9, जिसकी मदद से जीन को ऑल्टर किया जा सकता है. ये हेलिकल स्ट्रैंड्स हैं जीन्स के, उनको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, यानी कि अनवांटेड कंपाउंड को हटाया जा सकता है, कुछ नई चीजों को ऐड किया जा सकता है. तो इट इज बेसिकली कट कॉपी पेस्ट टाइप थिंग. ये जो CS9 मॉलिक्यूलर प्रोटीन है, इसको हम लोग कभी कभार मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं. मॉलिक्यूलर सीजर क्योंकि इसकी मदद से डीएनए को काटा जा सकता है और उसमें कुछ नई चीजें इंसर्ट की जा सकती है. एग्जैक्टली ऐसा दिखता नहीं, इट्स जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. डोंट थिंक कि सच में ऐसे सीजर जैसा होता है, राइट? The gene editing technology, also known as CRISPR technology, uses a special kind of molecular protein CAS9, which is also known as molecular gene seizure, which can be used to alter the genetic component, which can be helpful in doing away with some genetic diseases like sickle cell anemia, thalassemia. So this gene editing technology is used for doing away or treating some genetic diseases, understanding new kind of diseases. It can also help in addressing the problems like vector borne disease. एक PGSIT मेथड मैंने कराया था इसी साल न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जिससे मच्छरों की संख्या को कम किया जा रहा है इंडोनेशिया वगैरह में. तो PGSIT method is also a type of CRISPR technology only, which is being used in order to control the population of mosquitoes in order to curb down vector borne disease. इसी साल मुझे लगता है 1-2 महीने पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया था. प्रीलिम्स के टाइम में तो मैं फिर रिवाइज करा ही दूंगा. आई जस्ट होप कि आपको याद आ रहा होगा PGSIT मेथड. इसी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए साल 2020 में 2 साइंटिस्ट को, coincidentally both of them were lady, तो इन दोनों साइंटिस्ट इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर डोडुना वेयर अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2020. अभी ये हो गया क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. अभी हम जरा बात करते हैं सिकल सेल डिजीज के बारे में. इसके बारे में भी हमने बात की थी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में. क्यूसी हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर एक स्पेशल तरीके का सेल होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, RBC. वो इस तरीके का डोनट शेप का होता है और ये RBC ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करता है और फिर ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है टू आवर स्टमक, जहां पे दिस ऑक्सीजन मिक्स विद फूड मटेरियल, उसको ऑक्सीडाइज करता है, वहां से एनर्जी निकलती है. उस प्रोसेस में CO2 को फिर ये RBC एब्जॉर्ब करके वापस से हमारे लंग्स में लाता है, जहां से हम CO2 को एक्सेल आउट कर देते हैं. So this is the role of RBC. It captures oxygen, supplies it to our body cells in order to create energy. अभी RBC इस तरह का होता है नॉर्मली डोनट शेप का और फ्लेक्सिबल भी होता है, इसीलिए इजीली फ्लो करता है हमारे ब्लड वेसल्स में. लेकिन अगर किसी इंसान को सिकल सेल डिजीज हो जाए तो उस इंसान के अंदर ये जो RBC होता है ये ऐसे डोनट शेप का ना होकर के ऐसा सिकल सेल का हो जाएगा, ऐसा शेप का हो जाएगा. And it will become very stiff also. So that is the problem with the sickle cell disease patient. उनका RBC जो है वो डोनट शेप का ना होकर के सिकल सेल शेप का हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी स्टिफ. और स्टिफनेस के कारण ये जो RBC है इट स्टार्ट्स गेटिंग स्टक इनटू आवर ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में ये रेगुलर फ्लो नहीं हो पाता है, नॉर्मल फ्लो नहीं हो पाता है. और क्योंकि पहले कैसा था, जिस इंसान को या नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन को के अंदर जो RBC होगा इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, तो इट इजीली मूव्स इन द ब्लड वेसल. बट फॉर अ पेशेंट हैविंग सिकल सेल अनीमिया the RBC is of sickle cell shape and it is very stiff. So that is why it has a very restricted flow in the blood vessel. And because of that, RBC जब स्लो फ्लो होता है लोगों के बॉडी में जिनको भी सिकल सेल डिजीज का प्रॉब्लम है,
तो फिर उनके बॉडी के जो सेल्स हैं उनको स्लो तरीके से ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन कम मिलता है। ऑक्सीजन जब कम मिलता है तो उनका फूड जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, उतनी एनर्जी नहीं मिलती। दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेयर लॉस एंड ऑल। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनीमिया। अनीमिया मतलब loss of or yeah, lack of RBC in the blood vessels. It is not in fact lack of RBC, it is lack of flow of RBC या हेमोग्लोबिन, कि आरबीसी के अंदर ही होता है हेमोग्लोबिन। अभी दो बातें मैंने आपको बताई, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एंड सिकल सेल डिजीज। जिन लोगों को भी सिकल सेल डिजीज होता है उनको नेचुरल तरीके से एनीमिया का प्रॉब्लम हो ही जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा, फटीग का प्रॉब्लम होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। करंट न्यूज ये है कि यूएस के अंदर विक्टोरिया ग्रे नाम के एक पेशेंट was suffering from sickle cell anemia has been now treated with gene editing therapy and now she has completely recovered. So this is a breakthrough in ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल अनीमिया विथ हेल्प ऑफ जीन एडिटिंग। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जीन एडिटिंग क्या होता है, यहाँ लिख दिया सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, और यहाँ पे हमने लिख दिया करंट न्यूज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वन धन विकास केंद्र। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। वन धन योजना, इस योजना के बारे में आपको जानना चाहिए। ट्राइबल्स से रिलेटेड कभी भी कोई प्रश्न आ जाए या जनरल वेलफेयर स्कीम्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस पे कभी भी प्रश्न आए तो वन धन योजना का जिक्र कर सकते हैं। यू सी, वन धन योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है ट्राइफेड। तो वन धन योजना में होता क्या है एग्जैक्टली? यू सी, ट्राइबल्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। तो 10-10 लोगों की सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गई, और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की एक लार्जर ग्रुपिंग बनाई जाती है, इसको कहा जाता है वन धन समूह। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ग्रुप को कहा जाता है वन धन समूह, और इनको इनकरेज किया जाता है कि फॉरेस्ट एरिया से वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है नॉन टिम्बर बेस्ड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल बैम्बू, केन, फॉडर, गम्स, वैक्सेस, हनी, एटीसी। तो फॉरेस्ट एरिया से ट्राइबल्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनकरेज किया जाता है कि नॉन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो कलेक्ट करें, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जब वो कलेक्ट करके ले आए तो फिर ट्राइबल बेल्ट्स में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए हैं वन धन विकास केंद्र, जहां पे इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करना सिखाया जाता है, पैकेजिंग करना सिखाया जाता है। प्रॉपर पैकेजिंग करने के बाद फिर इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए इनकरेज किया जाता है ट्राइबल्स को। तो पॉइंट इज कि दिस वन धन विकास योजना is a scheme for tribals by Ministry of Tribal Affairs, where tribals who are anyway very closely associated with forest are encouraged to collect forest produce, process it in one Dhan Vikas Kendra and then sell it in the market in order to create livelihood opportunities for themselves. तो वन धन विकास केंद्र से ही रिलेटेड ये न्यूज था कि असम सरकार ने फंड रिलीज किया है फॉर वन धन विकास केंद्र। हमारे स्टेट में भी लगभग 300 के आसपास इस तरह के वन धन विकास केंद्र क्लस्टर्स हैं, इसको टारगेट है कि बढ़ा करके 400 के आसपास लाना है। तो ये भी आप लिख सकते हैं एपीएससी एग्जाम में कि लगभग 302 वन धन विकास केंद्र क्लस्टर्स को बढ़ा करके 400 करना है। एंड दीज आर द इनिशिएटिव्स इन ऑर्डर टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स इन आवर स्टेट, विच इज एनीवे अ नेशनल स्कीम, बट हमारे स्टेट में भी काफी इफेक्टिव तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, कन्वेइंग फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इकोलॉजिकली फ्रेंडली। एंड बात की जाए अगर फिश प्रोडक्शन की, तो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, दैट इज ट्रू, बट इंडिया डज नॉट मार्जिनली लैग बिहाइंड, इंडिया लैग बिहाइंड बाय अ ह्यूज मार्जिन। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए अगेन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। दैट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।